जब हम ज्ञान या नॉलेज के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, किताबों से भरे शेल्फ या आज के ज़माने में कहें तो डेटा सर्वर्स। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी किसी इमारत में हो ही ना, बल्कि वो इंसानों के दिमाग में बसी हो। जी हाँ, आज हम ज्ञान की एक ऐसी ही हैरत अंगेज प्रणाली की पड़ताल करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये असल में भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा का कह सकते हैं आधार है। एक ऐसा सिस्टम जहां नॉलेज को सिर्फ लिखा नहीं जाता था, बल्कि उसे जिया जाता था, उसे महसूस किया जाता था। दरअसल ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इस परंपरा के मुताबिक सच्चा ज्ञान सिर्फ बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे अंदर से ही पैदा होता है, हमारे भीतर ही रहता है। इसे समझने के लिए दो अलग अलग दुनियाओं की कल्पना करते हैं। एक तरफ है लिखित परंपरा, मतलब किताबों वाली दुनिया। यहां जानकारी एक सीधी लाइन में चलती है, हमारी आंखों से होते हुए धीरे धीरे मन तक पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ है मौखिक परंपरा। यहां ज्ञान एक साथ एक पूरी की पूरी तस्वीर की तरह मन में उभरता है। सोचिए, कितना तेज, कितना सहज और शायद कहीं ज्यादा पावरफुल भी। इस पूरे सिस्टम की नींव थी मन की आंखों से देखना। जैन दर्शन में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, आत्म प्रत्यक्ष। यानी वो ज्ञान जो हमारी इंद्रियों से नहीं, बल्कि सीधा हमारी आत्मा को महसूस होता है। इसका मतलब साफ है कि ध्यान और चिंतन ही ज्ञान के असली औजार थे, बाहरी दुनिया की चीजें नहीं। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई बिना किताबों के इतना सारा ज्ञान आखिर सदियों तक जिंदा कैसे रहा? क्या ये लोग बस रट्टा मारते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ रटना नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। समझिए, मन के लिए बनाया गया एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे एक तरह के मेंटल सॉफ्टवेयर की तरह समझिए। हर चीज को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो आसानी से याद हो जाए। यहां तक कि अमरकोश जैसे शब्दकोश भी कविताओं की तरह थे। पाठ छोटे छोटे सूत्रों में होते थे, जैसे आज के ट्वीट्स होते हैं, लेकिन ज्ञान से भरपूर। और इनका स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज था कि कोई भी जानकारी पलक झपकते ही खोजी जा सकती। और जानते हैं इस प्रणाली के पीछे का विश्वास क्या था? ये कि इंसान के मन की डेटा स्टोर करने की क्षमता किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे हर कोई हमेशा अपने साथ लेकर चलता है, एक ऐसी लाइब्रेरी जो कभी बंद नहीं होती। अच्छा, अक्सर लोग सोचते हैं कि मुंह जबानी चली आ रही परंपराएं चाइनीज विस्पर के खेल जैसी होती हैं, जहां बात एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं था। यहां ज्ञान को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म थे। तो मतलब ये कोई ठहरा हुआ सिस्टम नहीं था कि जो एक बार बन गया सो बन गया। नहीं, ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई प्रणाली थी। जैसे भाष्य होते थे, जहां विचारों पर खूब बहस होती थी, उनका विश्लेषण होता था, फिर पाठ समीक्षा से गलतियों को ठीक किया जाता था। और कमाल की बात यह है कि समय के साथ ग्रंथों को नए जमाने के हिसाब से अनुकूलित और अनुवादित भी किया जाता था, ताकि वो हमेशा रेलेवेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जाने माने विद्वान मैक्स मुलर ने इन परंपरा के जानकारों को एक नाम दिया था, जीवित पुस्तकालय। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। ज्ञान किताबों के पन्नों में कैद नहीं था, बल्कि वो उन लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा था। वे खुद ही चलते फिरते जीवित ग्रंथ थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ कुछ गिने चुने विद्वानों और पंडितों तक ही सीमित था? क्या आम लोगों की पहुंच से ये सब बाहर था? नहीं, स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। असल में ज्ञान को समाज के ताने बाने में कुछ इस तरह बुना गया था कि वो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मुश्किल से मुश्किल विचारों को खाना पकाने या पारिवारिक रिश्तों जैसे रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाया जाता था। यहां तक कि दर्शन के भारी भरकम शब्द भी लोगों की आम बोलचाल में शामिल हो गए थे। इससे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। प्रसिद्ध कवि कंबन ने एक बार अपने लिखे एक शब्द का बचाव ये कहकर किया कि ये शब्द तो आम चरवाहे भी इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये दिखाती है कि ज्ञान का सम्मान समाज के हर तबके में था। मतलब साफ था, ज्ञान किसी एक वर्ग की जागीर नहीं था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पंचतंत्र की कहानियां। इन सरल और मजेदार कहानियों के जरिए जिंदगी के बड़े बड़े सबक और प्रैक्टिकल ज्ञान को हर घर तक पहुंचाया गया। ये ज्ञान को सभी के लिए आसान और यादगार बनाने का एक शानदार तरीका था। तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं।
ये सब इतिहास हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ अतीत की एक भूली बिसरी कहानी है, या फिर इसमें आज की दुनिया के लिए भी कोई बड़ा सबक छिपा है? देखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक दिलचस्पी की बात नहीं रह गई है। आज भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय खुद इस प्राचीन ज्ञान को फिर से जिंदा करने और इसे हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ये परंपरा आज भी कितनी जिंदा और कितनी जरूरी है। और अब हम इस परंपरा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। एक ऐसा विचार जो आज की बटी हुई दुनिया के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज हो सकता है। इस परंपरा का सार है बौद्धिक बहुलवाद। इसका मानना है कि सच तक पहुंचने का कोई एक ही तय रास्ता नहीं हो सकता। ये एक ऐसी संस्कृति को जन्म देती है जहां बहस, अलग अलग नजरियों और सोचने की आज़ादी का सम्मान किया जाता है, ना कि किसी एक सिद्धांत को मानने पर मजबूर किया जाता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज के इस दौर में जहां हम हर पल बाहरी जानकारी से घिरे हुए हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, नोटिफिकेशंस का एक न खत्म होने वाला समंदर, ऐसे में एक ऐसी परंपरा से हम क्या सीख सकते हैं जिसने हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर के ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया? शायद हमें भी कुछ पल रुककर अपने अंदर झांकने की जरूरत है।